किबुत्ज रईम इलाके की वीडियो जारी किया गया है और वीडियो में लड़ते नजर आ रहे आईडीएफ जवानों की पहले ये तस्वीर देखिए। हमास लड़ाके ड्रोन पर गोली दागते नजर आए। सात अक्टूबर 2023 जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, जिन जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी ग्राउंड रियलिटी हमने आपको दिखाई। लेकिन अब आईडीएफ की तरफ से 365 दिन यानी 1 साल होने के बाद और तस्वीरें जारी करते हुए यह बताया कि किस तरीके से उसी जगह पर जहां हमास के लड़ाके ड्रोन से नजर बनाए हुए थे, वहीं पर आईडीएफ के जवान पहुंचे और उन्होंने इन्हीं ड्रोन्स को गोलियां दागते हुए उड़ा दिया। अब 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन में हमास को कितना नुकसान हुआ, इसी बारे में एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि ये 1 साल जहां हमास कैसे पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया है। खात्मे का दावा किया गया था, लेकिन खबर है 17,000 हमास लड़ाकों के मारे जाने को लेकर, हमास के 8 ब्रिगेड कमांडर को ढेर किए जाने को लेकर 30 बटालियन कमांडर मारे गए, हमास के 165 कंपनी कमांडर भी ढेर करने का दावा। गाजा में 42,000 लोगों ने जान गंवाई है। हमास के 40,000 ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया गया। हमास के 4,700 टनल को तबाह करने का दावा किया गया। वेस्ट बैंक जॉर्डन में हमास के 5,000 संदिग्ध भी पकड़े गए हैं। तो इस 1 साल में किस तरीके से हमास के खात्मे को लेकर यह ऑपरेशन चलाया गया, आज की हकीकत लगातार बिगड़ते हालात के बाद लेबनान में जिस तरीके से, बैरूत में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, वो है हिजबुल्लाह का गढ़। और उसी हिजबुल्लाह के गढ़ से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि इजरायली प्रतिशोध में गाजा और इजराइल जिस तरीके से लेबनान में इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम दे रहा है, वो भी खंडर में तब्दील हो चुका है। सुमित, आज की ग्राउंड रियलिटी बताएं। सुरभि, पिछले करीबन कई दिनों से लगातार जो पैटर्न है स्ट्राइक्स का वो ये रहता है कि सुबह 4 बजे तक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की जाती है, लेकिन कल, क्योंकि आज सुबह से ही 7 अक्टूबर की आप कह सकते हैं 1 साल होने जा रहा है, वो अटैक अब भी जारी है। सुबह कई बार हमने कई जगहों पर 15 से 16 ऐसे लोकेशन थे जहां पर लगातार इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स किए गए। इजराइल अब ना सिर्फ उन इलाकों में, चाहे वो धाइया हो, बेरूट के इलाके हो, बल्कि अब जो आप कह सकते हैं कि माउंट लेबनान के इलाके हैं, यानी जो माउंटेनियर्स इलाके हैं, जो बेरूट को आसपास से घेरते हैं, जो लगातार उस इलाकों के आसपास माउंटेनियर इलाके हैं, उन पर भी अटैक कर रहा। तो निश्चित तौर पर दायरा इजराइल ने अब बढ़ा दिया है जब आप बात करते हैं हिजबुल्लाह पर अटैक करने की। और इस समय यहाँ के ताजा हालात ये हैं कि उन्होंने ज्यादातर अभी तक पिछले कई दिनों में जो उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उनके एमुनिशन डिपो है, वो सबसे ज्यादा टारगेट किए हैं। कई इस अटैक्स के अंदर बड़े कमांडर्स मारे गए। एक दिन पहले जब मैं वहां मौजूद था दाहिया के अंदर, तब बताया गया कि IRGC के एक टॉप कमांडर की मीटिंग चल रही थी देर रात, तब ये अटैक किए गए और उसमें ना सिर्फ IRGC के कमांडर बल्कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स मारे गए। तो निश्चित तौर पर अभी इजराइल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक्स कर या फिर आप कह सकते हैं ताबड़तोड़ ड्रोन के अटैक कर दाहिया के अंदर उसी तरीके के अटैक कर रहा है जिस तरीके से उसने गाजा के अंदर किए थे। सवाल मैंने आपसे शुरुआत में भी सुमित किया था कि ये गाजा की 42 किलोमीटर की स्ट्रिप नहीं है जहां हमास के खात्मे के दौरान अपनाई गई स्ट्रैटेजी को लेकर आपने ग्राउंड रियलिटी हमास के गढ़ से भी हमें पहुंच दी है। एक खबर के बाद आपके पास वापस आती हूं, क्योंकि इसी हमले की बरसी पर हमास जिस तरीके से पलटवार कर रहा है उसको लेकर खबर है। हमास ने तेल अवीव में रॉकेट दागे हैं। रॉकेट हमले में कोई हताहत हालांकि नहीं हुआ है, इसको लेकर भी दावा किया जा रहा है। लेकिन मध्य पूर्व के इस हालात में इजराइल जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, इन्हीं अलग अलग फ्रंट से हमारे सहयोगी वो ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहे हैं जहां हमास के खात्मे की कसम इजराइल ने 7 अक्टूबर पर हमले के बाद खाई थी। अब मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंकने वाली घटना को आज 1 साल जिस तरीके से पूरा हो रहा है, ठीक है 1 साल पहले हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद इजराइल के इंतकाम की आग में पूरा मध्य पूर्व कैसे सुलग रहा है, यही आज की हकीकत है। दुश्मनों से घिरा इजराइल इस वक्त 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है और इन्हीं अलग अलग फ्रंट से हमारे सहयोगी आपको लगातार ग्राउंड रियलिटीज बता रहे हैं। इजराइल का ये 5 फ्रंट वॉर
अब पूरी दुनिया के लिए कैसे चिंता का सबब बन गया है, इसको लेकर करूंगी एक्सपर्ट्स के साथ भी सवाल। लेकिन उससे पहले ईरान, लेबनान, गाजा, यमन, सीरिया, लीबिया, इजराइल इस बार अपने सभी दुश्मनों को निपटाने के लिए जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रहा है, हिजबुल्लाह के गढ़ में जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई, उसी बारे में सुमित चौधरी वहां से हमें बता रहे हैं। इजराइल एक ही झटके में अपने दुश्मनों का कैसे सफाया करने में जुट जाता है, यही बड़ी खबर है। और इजराइल के सबसे मजबूत दुश्मनों में से नंबर 1 है इस वक्त ईरान। 6 महीने के अंदर ईरान ने इजराइल की सरजमी पर दूसरी बार हमला बोला और अब इजराइल पलटवार के लिए भी तैयार है। अब लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चरम पर है। लेबनान की भी वैसी ही तस्वीर सामने आ रही है जैसे साल भर पहले गाजा की थी। और लेबनान धीरे धीरे खंडर की तरफ कैसे बढ़ रहा है, उसकी ग्राउंड रियलिटी लगातार टीवी 9 आपको दिखा रहा है। नेतन्याहू की हिट लिस्ट में सीरिया के विद्रोही गुट के अलावा यमन के हुती सबसे अहम है। और हुती लगातार इजराइल पर जिस तरीके से ड्रोन अटैक कर रहा है, हुती को सबक सिखाने के लिए इजराइल और अमेरिका अलग तरह की स्ट्रैटेजी बनाने में जुटे हुए हैं। इजराइल लीबिया में मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाके और इराक के रेसिस्टेंस फोर्स पर भी लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। अब मिसाइलों के जरिए इजराइल लीबिया, इराक में मौजूद दुश्मनों को कैसे ठिकाने लगा रहा है और इजराइल का यही आक्रामक रवैया अमेरिका के लिए क्या अब सिरदर्द बन चुका है, इस बारे में एक्सपर्ट से भी करूंगी सवाल। क्योंकि रविंदर सचदेव सर इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और स्टूडियो में कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, मैं आप दोनों से सवाल करूं उससे पहले एक बार फिर से मैं सुमित का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि वो उस वॉर फ्रंट में मौजूद है जहां वो खुद विटनेस कर चुके हैं कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी के तहत हमास के खात्मे की इजराइल ने कोशिश की। आज की हकीकत सुमित आप बता चुके हैं, लेकिन हमास का खात्मा और हमास की यह चुनौती क्या अभी भी सिरदर्द इजराइल के लिए बनी हुई है कि खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतों में भी वो छुपकर लगातार इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक तरफ स्ट्रैटेजी थी गाजा को लेकर, एक तरफ थी हमास को लेकर स्ट्रैटेजी, जहां पर स्ट्राइक्स जो थी वो बिना किसी रोक टोक के आप कह सकते हैं ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की। लेकिन फिर भी उसमें 1 साल अब भी लग चुका, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन अब भी जारी है। भले ही वो स्लो डाउन हो गया लेकिन ऑपरेशन अब भी जारी है। दूसरी तरफ आप स्ट्रैटेजी की बात करते हैं हिजबुल्लाह को लेकर, हिजबुल्लाह का जो गढ़ है वो काफी बड़ा है। हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी अलग है, हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ अलग है, हिजबुल्लाह की कमांड एंड कंट्रोल की आप कह सकते हैं कि उनका पैटर्न अलग है। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह अंडर्स को मार गिराया हो, कंसोलिडेट है, अब भी मजबूत है। और इजराइल ये जानता है, इजराइल ने आपको याद होगा कि ऑपरेशन स्टार्ट किया, ग्राउंड ऑपरेशन, तो खुद को कई कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। और ऐसा है क्योंकि अभी भी हिजबुल्लाह का जो मोराल है वो इस तरीके इस बात को लेकर हाई है कि ग्राउंड फोर्सेस की जब बात आएगी, ग्राउंड फोर्सेस की जब बात आएगी, ग्राउंड मूवमेंट की जब बात आएगी तो उनके सामने इजराइल नहीं टिक पाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है इजराइल के सामने अभी भी। लेकिन इजराइल ने भी अपने पैटर्न्स में बदलाव किया। इजराइल ने सबसे पहला फोकस अब अपना शुरू कर दिया सिर्फ और सिर्फ दाहिया को लेकर। पिछले 15 से 20 दिनों में दाहिया में जितनी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर से पूरा इलाका हिजबुल्लाह का, वो शायद इससे पहले कभी नहीं की गई। एक दिन में करीबन कई जगहों पर तो ऐसा हुआ कि 50 मिसाइलें दागी गई। तो निश्चित तौर पर इजराइल अब पूरी कोशिश करेगा कि कम से कम सबसे पहले आप दाहिया को एकदम जमींदोज कर दे और उसी के बाद ग्राउंड फोर्सेस आगे की तरफ मूव करे। थैंक यू सुमित फॉर जॉइनिंग अस। स्टे सेफ, जल्द आपके पास लौटेंगे और लगातार ग्राउंड रियलिटी की जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं उसी पर अब फिलहाल एक्सपर्ट्स के साथ भी मैं चर्चा की करूंगी। शुरुआत शैलेंद्र सर, दाहिया ही टारगेट क्यों? क्योंकि पहले तो इजराइल की हिजबुल्लाह के गढ़ में स्ट्रैटेजी ये मानी जा रही थी कि सीमित दायरे में ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया जाएगा, ऑयल डिपो को टारगेट किया जाएगा। लेकिन इसी टेरेन में इन चैलेंजेस को दरकिनार करते हुए अब बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है इजराइल। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि इजराइल ने लेबनान के नॉर्थ में जाकर पैलेस्टीनियन कैंप पर, रिफ्यूजी कैंप के ऊपर अटैक किया है। इससे पहले कभी नहीं किया। राइट सर। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक चेंज इजराइल लाया है, क्योंकि इजराइल ने देखा कि हमास लड़ाई जब गाजा में लड़ रहा था तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों हुई, क्योंकि वो स्ट्रीट टू स्ट्रीट लड़ रहा था, वो एक तरीके से फिजिकल फाइट्स के अंदर पड़ रहा था। इस बार जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाया है कि हिजबुल्लाह का जो टॉप लीडरशिप है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, कम्युनिकेशन सेंटर है, इनको इस हद तक डिग्रेड और डिस्ट्रॉय करिए कि नीचे के काडर में खलबली मच जाए। अगर आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, 5000 अगर पेजर बर्स्ट होते हैं, दैट मीन्स 5000 लोकल लेवल के हमास के एक्टिविस्ट जो हैं वो एक तरीके से खौफ में आ जाते हैं। ऊपर टॉप लेवल पर आप देखते हैं कि 9 से 10 टॉप मोस्ट लीडर्स अगर आप खत्म करते हैं तो उससे एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, एक स्ट्रैटेजिक गैप आ जाता है। और उससे भी बड़ी बात,
जिस पर हिजबुल्लाह अब तक नाज करता था कि यस ईरान हमको सपोर्ट करता है और उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, अब आप देख रहे हैं कि इजराइल ने ईरान को भी एक ऐसी दहशत दे दी है कि वो बैठा वेट कर रहा है कि अब मेरे साथ होगा क्या, अपनी रिफाइनरीज के साथ क्या करेगा, अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के साथ क्या करेगा, कौन सा ऐसा मिलिट्री कमांडर है जो शायद इजराइल के टारगेट में ना हो। और सबसे बड़ी बात, अब तो डाउट आ रखा है कि खमैनी साहब आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। ये जो दहशत की जिंदगी है, मैं कहता हूं इसको बोलते हैं टेरराइजिंग द टेरर। आप उस टेररिस्ट को टेरराइज कर पा रहे हैं जिसने आपको अब तक तकलीफ में डाला हुआ था। इट्स अ वेरी न्यू स्ट्रेटजी एज फार एज आई एम कंसर्न फॉर इजराइल। बिल्कुल सर, लेकिन अब 7 अक्टूबर हमले की बरसी पर हिजबुल्लाह के बयान को लेकर भी एक खबर है। उसके बाद रविंदर सर आपके पास आती हूं, क्योंकि इजराइल को कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया नसरुल्लाह की मौत का बदला लेंगे, गाजा के नरसंहार का भी बदला लेंगे। तो अब युद्ध के 1 साल बाद जिस तरीके से लगातार इजराइल इस अलग अलग फ्रंट पर स्ट्रैटेजीज अपनाते हुए हमलों को दे रहा है अंजाम, ऑपरेशन चला रहा है, उसकी तस्वीर अब तक हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अब हमास इजराइल युद्ध में पिछले 1 साल में हुआ क्या क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल पर युद्ध के इस 1 साल की एक एक डिटेल आपके सामने। क्योंकि अक्टूबर देखिए किस तरीके से, अक्टूबर 2023 जहां हमास का इजराइल पर हमला और 1200 लोगों की मौत। इसे करेक्ट कराइएगा, ये एक एरर है इस ग्राफिक की 2003 की प्लेट में। हालांकि आईडीएफ का हमास पर जवाबी हमला हुआ और नवंबर 2023 जब हमास ने 80 बंधकों को रिहा किया। हालांकि बंधकों तक पहुंचना जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट था कि आखिर रविंदर सर ये देखना, सबसे पहले हम 7 अक्टूबर से यही चिंता जाहिर करते हुए पूरे विश्व में सवाल था कि बंधकों की रिहाई कैसे मुमकिन हो पाएगी। आज भी बंधकों की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई, बावजूद उसके इजराइल हर फ्रंट पर हर प्रॉक्सी को ऑपरेशंस के तहत कमजोर करने में कामयाब रहा है सर। जी हाँ, बिल्कुल। इजराइल हर तरफ फुल एनर्जी से, फुल फोर्स से अटैक कर रहा है, बट यस हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करा पाया इजराइल। जितने भी हॉस्टेज रिलीज हुए हैं अभी तक, ज्यादातर वो हुए नेगोशिएशन, कोई डील बनी है। कुछ 10-12 को शायद इजराइल ने छुड़वा लिया। हॉस्टेजेस को लेके इजराइल की स्ट्रैटेजी ये थी कि हमस पे इतना भयानक अटैक करो गाजा पे कि हमस वाले खुद ही हाथ खड़ा कर दे और हॉस्टेजेस को छोड़ दे। नेतन्याहू की वो स्ट्रैटेजी रही और है, पर वो कामयाब नहीं हुई है विदाउट डाउट उसमें। बाकी फ्रंट्स में यस इजराइल ने हमास की बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। इनके फाइटर्स को, उनके वेपन सिस्टम्स को, जो भी उनका स्टोरेज हो इत्यादि, उनकी टनल्स को। इधर अब इजराइल वही सेम चीज हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है। हिजबुल्लाह का पहले हेड काट रहा है ताकि हेड नहीं होगा जो सेंट्रल कमांड। एक थोड़ा डिफरेंस गाजा और हिजबुल्लाह में ये भी है कि हिजबुल्लाह की हेडक्वार्टर शायद सेंट्रलाइज थी या है दाहिया में, जो साउथ ऑफ बेरूत जो लोकेलिटी है, राइट। हमास की ऐसे कोई नॉन सेंट्रलाइज्ड हेड लोकेशन नहीं था। तो इजराइल हिजबुल्लाह का यस कमांड कंट्रोल सेंटर को टोटल डिकैपिटेट कर रहा है। उसके अलावा उनकी कम्युनिकेशन काट दिए ताकि जो उनके फुट सोल्जर्स हैं वो तितर बितर हो जाएं, उन्हें पता नहीं हो कोऑर्डिनेट कैसे करना है आपस में। और इधर फिर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन जो चालू करेगा, कर दी है उसने, वो रेड पार्टीज, उससे वो इनके फुट सोल्जर्स को कर रहा है। बाय द वे जो 7 फ्रंट है, इसमें हम एक भूल जाते हैं या जिक्र नहीं होता, जो नेतन्याहू ने कहा है वेस्ट बैंक, राइट सर। जो गाजा है वहां तो हो ही रहा है, वेस्ट बैंक में भी इजरायली ऑपरेशन चल रहा है और काफी एक्टिव वहां पे चल रहा है। वहां भी इनको काफी अपोजिशन मिल रही है, अलग अलग हमास या इस्लामिक जिहाद या अलग सा ब्रिगेड या जो भी उधर हैं। तो इजराइल के ईस्ट में हो गया वेस्ट बैंक, वेस्ट में हो गया गाजा, नॉर्थ में हो गया हिजबुल्लाह। ये तो 3 इसकी इमीडिएट ज्योग्राफी पर है। सीरिया भी इसकी बॉर्डर पर है। इन सब फ्रंट्स के साथ अब ये फाइट ज्यादा एक्सेंचुएट होगी। बट क्विकली समिंग अप, आई थिंक ये सक्सेस डेफिनेटली है मिलिट्री का। बाय द वे इजरायली मिलिट्री के बहुत बड़ा फेलियर भी है। 7 अक्टूबर बहुत बड़ा फेलियर है उनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस का। परंतु उसके बाद से इजराइल ने काफी कुछ अपनी साख वापस एस्टैब्लिश करी है कि वो है। बट स्टिल इन द लॉन्ग टर्म इस रीजन में शांति का स्कोप खत्म होता दिखता है। जितने गाजा में मारे गए हैं उनमें से
लाखों मिडिल ईस्ट के हालात में आतंकी शांति कहेंगे, का वो तो स्कोप खत्म होता दिखता है। आप जो बात कर रहे हैं उसके बारे में आगे सवाल करूंगी, क्योंकि अब ईरान की बात, क्योंकि ईरान को रूस से मिले हथियारों को लेकर भी खबर आ रही है और रूस से विमानों में भेजे जा रहे उपकरण को लेकर खबर, जहां विमान में कई तरह के सैन्य उपकरण और पश्चिम मीडिया जिस तरीके से इसको लेकर दावे कर रही है, इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने। अब रूस की तरफ से विमानों में रूस ने ईरान को क्या क्या हथियार पिछले कुछ दिनों में दिए हैं, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है S-400 और S-400 को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर, अटैक ड्रोन और रडार सिस्टम को लेकर, यानी एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर यह खबर समझना चाहूंगी। और रूस ईरान के बीच जो रिश्ता है, दोनों देशों के बीच पुराने सामरिक संबंध तो रहे हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका से दुश्मनी दोनों देशों को जोड़ती भी है। और रूस, ईरान और ये जो चीन का गठजोड़ है, इसको लेकर भी मध्य पूर्व के हालात के बीच में हम चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि अमेरिकी गुट के लिए ये बहुत बड़ा खतरा भी है। हालांकि फारस की खाड़ी में इजरायली जेट ने उड़ान भरी है, एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां इजरायल के F-35 फाइटर जेट ने चक्कर लगाए और रूस ने इजरायली जेट का पता लगाया। रूस ने ईरान को इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो चुका है। आइए अब आपको बताते हैं इजरायल कैसे ईरान पर हमला कर सकता है और इजरायल के फाइटर जेट और मिसाइल कैसे ईरान में घुसकर तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि ईरान पर इजरायली हमला होगा कैसे, इसी स्ट्रैटेजी के तहत एक बार मुझे शैलेंद्र सर आप इंफॉर्मेशन वॉल पर प्लीज ज्वाइन करिए, क्योंकि यहां पर ईरान के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच बनाने की जो कोशिश होगी उसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि एक उड़ान में बड़ी तबाही मचा सकते हैं और ये तबाही मच सकती है F-35 और F-16 जेट के जरिए। इंपॉर्टेंट ये है कि ईरानी रडार इसकी पकड़ में नहीं आएंगे। तो ये अगर इजरायल की स्ट्रैटेजी होती है सीधे ईरान पर वार करने की, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर किसी भी तरह का डायरेक्ट अटैक, फिजिकल अटैक ईरान की धरती पर अगर इजराइल करता है तो गारंटेड है कि वो F-35 स्टेल्थ अपने एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो रडार से कैच नहीं हो पाएंगे, पहले। दूसरी बात, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से आपको एक और एडवांटेज मिलता है, एक तो स्पीड और एक है डिलीवरी। दोनों में ही आपका ईरान इस समय उस तरह की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं रखता। कैपेबिलिटी है, लेकिन वो S-200 और 300 जो आउटडेटेड से कंसेप्ट हैं वो उनके ऊपर है। और अगर एक थ्योरेटिकल एग्जांपल लिए जाए, 2 जहाज तो आएंगे नहीं, कम से कम मेरे हिसाब से 30 से 35 जहाज आएंगे। टारगेट भी कोई 1 किलोमीटर के अंदर लेके कोई नहीं चलेगा। स्ट्रैटेजिकली वो पूरे के पूरे 100 से 150 से 200 किलोमीटर एरिया में जाएगा। सो ऑब्वियस बात है कि उनका एयर डिफेंस एंड रडार दोनों के दोनों अपने तरफ से कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इसी वजह से आप देखते हैं कि ईरान ने अपनी एयर स्पेस को क्लोज डिक्लेयर कर रखा है। अपना जहाज भी नहीं उड़ाएंगे, किसी और का उड़ने भी नहीं देंगे। वो इसीलिए है कि डिटेक्शन कम से कम पॉसिबल हो जाए। होगी या नहीं होगी, थ्योरेटिकली बोला जा सकता है कि ईरान एक डिसएडवांटेज पर है किसी भी तरह की एयर वॉर। लेकिन ईरान की अगर ये डिसएडवांटेज और ऐसे में रूस का उसे सहयोग मिलता है, रविंदर सर सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि यहां देखिए जेरेजो 3 मिसाइल को लेकर जो 4500 किलोमीटर की रेंज रखती है और ईरानी परमाणु अड्डे पर भी इसके जरिए हमला संभव है। कई ठिकानों पर एक साथ हमले भी इसके जरिए किए जा सकते हैं और साथ ही साइबर अटैक की बात भी, जहां शख्स नेट वायरस का इस्तेमाल हो सकता है और ईरानी परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जा सकती है। इजरायल पहले भी अब आपको बता दें वायरस का इस्तेमाल कर चुका है। तो इजरायल की स्ट्रैटेजी को देखते हुए रूस का सहयोग कितना स्ट्रांग बनाता है उसे इजरायल के खिलाफ? सर रविंदर सर। डेफिनेटली रशिया का सहयोग टू ईरान लॉजिकल दिखता है, समझ आता है। ईरान रशिया की पार्टनरशिप में रशिया की मदद कर रहा है जब उसको ड्रोन्स चाहिए और बाकी और चीजें चाहिए, जितना पता है, राइट। तो रशिया भी लॉजिकली ईरान के सपोर्ट में कुछ तो करेगा ही। स्पेशली जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, अब S-400 कितने सिस्टम लगा लेगा ईरान और कितने इफेक्टिव होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि F-35 के खिलाफ और उनके मिसाइल्स के खिलाफ S-400 कैसे परफॉर्म करता है अगर ये हालात आ जाते हैं। बट सो रशिया का ईरान को मदद करना लॉजिकल दिखता है। भाई ये दुनिया जिस हिसाब से भागों में बटी हुई है, उसमें आपको अपने इफ नॉट फुल्ली आपका कोई एक्सेस डिक्लेयर्ड नहीं है रशिया ईरान का मिलिट्री अलायंस, बट जहां तक आपस में इनकी कोऑपरेशन है यूक्रेन वॉर को लेकर के, तो रशिया को रेसिप्रोकेट करेगा ईरान की जरूरतों के लिए। एक पॉइंट और, यस डेफिनेटली यस, इजराइल का अटैक किधर होगा कह नहीं सकते। ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पे या ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च जहां पर वो मिलिट्री ग्रेड या वेपन ग्रेड यूरेनियम बना रहे हैं उन पर। बट एक खतरा इसमें और ये है
कि ईरान अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी आगे ले जा चुका है तो ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है इस समय, राइट सर, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं न्यूक्लियर केपेबल हो गया हूं। ओके, ईरान जो न्यूक्लियर फ्यूल इसने बना लिया है उसको अब मिसाइल के ऊपर माउंट करना, उसकी केसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि मिसाइल पे उसको लगा करके आप फेंको, उसकी इंजीनियरिंग शायद अभी ईरान नहीं पहुंचा है। बट अगर उसने मान लिए कॉमन सेंस में अगर समझे कि मसाला जो है बारूद बना लिया यूरेनियम का, तो उससे वो एक न्यूक्लियर टेस्ट जरूर कर सकता है अगर कॉर्नर में फंस गया और उसे कोई ऑल्टरनेटिव ज्यादा नहीं दिख रहा। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। तो ईरान का ये परमाणु कार्यक्रम क्या इजराइल के लिए सैन्य कार्रवाई का खतरा बन सकता है, और क्या यही कार्यक्रम मध्य पूर्व के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है? इस पर भी रहेगी हमारी नजर। आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेबनान में इजराइल के बड़े हमले को लेकर भी इस बीच एक खबर है, क्योंकि लेबनान के तायरे में मिसाइल अटैक हुआ है और लेबनान के तायरे में हमले में बड़ी तबाही मची है। लेबनान के तायरे से TV9 की यह रिपोर्ट देखिए। लेबनान के तायरे से सुमित चौधरी की यह रिपोर्ट। माउंट लेबनान के इलाके को भी लगातार इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया। अगर आप देखें तो ये वो इलाका है जिसे केवेतीन का इलाका कहा जाता है। ख़ासतौर पर ये बहुत आप कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका माना जाता है। बेरूट के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं ये वो इलाके हैं, और इजराइल ने कल रात को यानी 7 अक्टूबर के पूरे 1 साल हो जाने के बाद बेरूट के आसपास के इलाकों में बहुत बड़े अटैक किए हैं। अगर आप देखें बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है, और ये वो अटैक्स हैं जिनसे नुकसान पहुंचा है, और उसी का नुकसान या फिर आप कह सकते हैं उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ख़ास बात ये भी कही जा रही है कि इस इलाके में करीबन इन दोनों घरों के अंदर इन दोनों घरों को अटैक किया गया था, और करीबन 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस घर से कहा यह जा रहा है कि करीबन 10 लोग इस घर में मारे गए हैं, और जिसमें 4 बच्चे भी शामिल है। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए इस समय का जो हालात हैं वो किस तरीके के। पहला घर मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद आप देखिए ये दूसरा घर है। मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको दिखा रहे होंगे। कल रात से करीबन 15 से 18 जगहों पर ना सिर्फ लेबनान बेरूट के, बल्कि आप कह सकते हैं कि माउंट लेबनान के जो इलाके यानी जो हिली एरियाज़ हैं, जो खासतौर पे बेरूट के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पर भी इस तरीके के अटैक किए गए। अब तक इजराइल जो है वो धाइया के अंदर बेरूट के आसपास के इलाकों में अटैक करता था, लेकिन अब उसने अपने अटैक्स को खास तौर पर इन इलाकों में भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो पहाड़ी इलाके हैं बेरूट के आसपास के, उनको भी लगातार अब इजराइल टारगेट कर रहा है। इजराइल का मानना है कि यहाँ पर जो समर्थक हैं हिजबुल्लाह के वो हो सकते हैं, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इन सभी जगहों को किस तरीके से अटैक किया गया है। अगर आप देखें 10 लोगों के मारे जाने की खबर इसमें बताई जा रही है, 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, और जिसमें 4 बच्चे भी शामिल है। बताया गया कि 4 बच्चे भी उनकी मौत हुई है। लेकिन आप देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक्स होंगी ये, खास तौर पे जिससे नुकसान अगर आप देखें, हालांकि देखिए आप उनके घरों का साजो सामान यहाँ नीचे पड़ा है, और जो नुकसान आपका इनको हुआ है, आप देखिए कि ना सिर्फ स्ट्रक्चर्स ऊपर पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं, बल्कि गाड़ियाँ और जो उनके अपने घर के जो नीचे जो चीज़ें थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि ना सिर्फ इस तरफ आप कह सकते हैं रोड के दूसरी तरफ भी नुकसान हुआ है। अगर आप देखें कि ये भी जो आसपास की चीज़ें थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। माउंट लेबनान का ये वो इलाका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहाड़ी इलाका है। निशांत अगर आप दिखाएं, और अब इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि अब इन इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करे, और एक तरीके से आप मानिए कि इन इलाकों में जहाँ पर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इन इलाकों को टारगेट करता है। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, 7 अक्टूबर के हमले पर मुंबई में इजरायल के काउंसिल जनरल कोबी शोशानी से TV9 संवाददाता राजीव सिंह ने बात की। इजरायल हमास युद्ध पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Especially the Hamas and in Lebanon, then they understand what is the power and what is the ability of the Israeli forces. What is our DNA? And this is, and you can feel it. You can see that the military capability of Hamas has become very, very limited. Some of them, of course, hiding in the tunnels, but they cannot actually already send rockets to Israel because they are under very massive attack. And in Lebanon, what we saw to the proxy of Iran, Hezbollah, that in the last month, he lost almost all of his assets. And this is a dramatic thing in the Middle East. People see it in the Middle East, people understand and respect what is the power of Israel. And I think eventually, in the end of the day, it will bring a peace to the Middle East. आगे बढ़ेंगे, बात पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी
कराची में बलूच विद्रोहियों ने चीनी काफिले पर फिर से बड़ा हमला बोला है और कराची के जुन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए इस आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई है। कम से कम 10 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस हमले के बाद पाकिस्तान में चीन के दूतावास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और हमले को आतंकी घटना करार दिया है। चीनी दूतावास ने पाकिस्तान सरकार को वार्निंग दी है कि पूरे हमले की गंभीरता से जांच करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। चीन ने पाकिस्तान सरकार से यह भी कहा है कि वो चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों और कंपनियों को चेतावनी दी है कि वो अलर्ट रहें। बलूच लिबरेशन आर्मी की मसद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इंफॉर्मेशन वॉल का आगे रुख करेंगे। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में अलग अलग जगह पर चल रहे प्रोजेक्ट्स में कितने चीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर आई है, क्योंकि 26 मार्च 2024 जब दासू डैम पर हमले को लेकर खबर आई, खैबर पख्तूनवा में सुसाइड अटैक में एक चीनी इंजीनियर की मौत की खबर सामने आई थी। इसके अलावा 26 मार्च 2004 के बाद जुलाई 2021 उससे पहले जब दासू डैम पर भी हमला हुआ और 9 चीनी इंजीनियर्स के मारे जाने की खबर सामने आई। उसके बाद अप्रैल 2022 जब कराची यूनिवर्सिटी पर हमले को लेकर खबर आई, तब भी 3 चीनी टीचर्स की मौत की खबर सामने आई थी। और उससे पहले भी जानिए मई 2017 जब ग्वादर में हमला हुआ था और 2 चीनी नागरिकों के अपहरण और हत्या को लेकर खबर सामने आई थी। साल 2018 की भी बात, क्योंकि कराची में यहां बता दें चीनी काउंसिलेट पर हमले को अंजाम दिया गया था। बीएलए के हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। और अगस्त 2018 जब ग्वादर में ही हमला हुआ, बलूच विद्रोहियों ने एक चीनी इंजीनियर को यहां निशाना बनाया था। लेकिन अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पूरे मामले की गंभीरता से जांच की बात भी कही जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे। भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तानी सरकार का मेहमान बना हुआ है और जगह जगह घूमकर लोगों को ज्ञान बांट रहा है। लेकिन एक पाकिस्तानी लड़की ने जाकिर नाइक की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत की रहने वाली लड़की फलोशा पहुंची हुई है और फलोशा का सवाल था कि वो जहां की रहने वाली है वहां लोग धार्मिक हैं, लेकिन इसके बाद भी वहां पर ड्रग्स, सूदखोरी, बच्चों का यौन शोषण होता है। इस पर जाकिर नाइक भड़क गया, लड़की से ही सवाल पूछने के लिए माफी मांगने को कहने लगा। यही नहीं, जब लड़की ने अपने सवाल को फिर से दोहराया और माफी मांगने से इनकार कर दिया तो उसने लड़की को ही गलत ठहरा दिया। अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, नतीजों से पहले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं, युवा चेहरे के सवाल पर कहा, मैं क्या कहूं। कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? जिन सवालों को कोई औचित्य नहीं होता उनका जवाब नहीं देता मैं। चुनाव हुआ है, मैंने कल भी कहा, आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया सबने। बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ आगे। सर आपने पहले भी कहा, वोटिंग ठीक अच्छी है, 68%। सर आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, अपना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ।